नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपका कैरियर मेकर इंस्टीट्यूट में। और फिर हाजिर हैं करंट अफेयर की एक नई क्लास को लेकर के। आशा है कि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं। आपका धन्यवाद भी हम देते हैं क्योंकि आपके लाइक्स और सब्सक्राइब्स हमें बराबर मिल रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। पर उसके पहले जो आपको हर वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक सवाल देते हैं जिसके आंसर का निवेदन हम कमेंट्स बॉक्स में आपसे करते हैं। तो उस प्रश्न को देखते हैं कि वो कौन सा प्रश्न था जो आपके लिए था। तो वह प्रश्न था, हाल ही में टाटा सन के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। सभी ने आंसर लगाया है फ्रांस, और वो सभी दोस्तों का दिया हुआ जवाब सही है। तो फ्रांस के ने टाटा सन के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। ये आपके लिए प्रश्न था। सभी मित्रों ने जवाब सही दिए हैं। तो आइए देखते हैं ये टाटा सन के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, जिनको फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। हमारे आज के करंट अफेयर का प्रथम प्रश्न है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है। संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीयकरण को अपनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है। भोपाल, इंदौर, लखनऊ और जबलपुर। तो इसका सही जवाब है भोपाल। भोपाल ने संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाया है। यह पहला भारतीय शहर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में एजेंडा फॉर एक्शंस सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन लॉन्च किया है। यह भोपाल को संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों SDGs के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बनाता है। दोस्त, यह है शिवराज सिंह चौहान, भोपाल के माने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ये। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा ई रेट्रोफिटमेंट किस क्षेत्र से जुड़ा है। हाल ही में खबरों में रहा ई रेट्रोफिटमेंट किस क्षेत्र से जुड़ा है। चार ऑप्शंस हैं, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। जो ई रेट्रोफिटमेंट जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्र से जुड़ा है। ई रेट्रोफिटमेंट आंतरिक दहन इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन, जो इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन से बदलकर एक पारंपरिक वाहन को ईवी में माने इलेक्ट्रिकल व्हीकल में बदलने की एक प्रक्रिया है। उम्मीद की जाती है कि यह भारत के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में परिवर्तन में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। भारत सरकार ने 2030 तक इलेक्ट्रिक यात्री कारों की 30% बिक्री का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। ये आप देख रहे हैं कि जो इंटरनल कंबस्शन इंजन है उसको इलेक्ट्रिक में बदलने की प्रक्रिया चल रही है, और भारत सरकार ने 2030 तक लक्ष्य रखा है कि सभी फोर व्हीलर्स जिसमें कार वगैरह शामिल हैं को इलेक्ट्रिक बना दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया है। चार ऑप्शंस हैं, अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय रेल मंत्री, किरण रिजिजू, ओम बिरला और राजनाथ सिंह। तो अश्विनी वैष्णव जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं, इन्होंने हाल ही में संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया है। यह है संचार साथी पोर्टल का आप लोगो देख सकते हैं। इस पोर्टल को अश्विनी वैष्णव जो कि केंद्रीय रेल मंत्री हैं उन्होंने लॉन्च किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में HPCL कहां 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा। एथेनॉल
पेट्रोल में मिलाया जाने वाला एक पदार्थ है जो आगे उसके परसेंटेज को बढ़ा दिया जाएगा पेट्रोल में मिलाने का। तो उसी संबंध में एचपीसीएल ने 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित किया है। तो कहाँ किया है? 4 ऑप्शंस है हमारे पास, ऊना, मिजोरम, मणिपुर और उत्तराखंड। तो हमारा सही जवाब है ऊना, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, जहां पर 500 करोड़ की लागत से एक एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। यह एथेनॉल प्लांट ऐसे ही पढ़ते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सबसे ज्यादा प्राप्त जीआई टैग्स की लिस्ट में कौन दूसरे स्थान पर पहुंचा है? हाल ही में सबसे ज्यादा प्राप्त जीआई टैग्स की लिस्ट में दूसरे स्थान पर पहुंचने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हाल ही में सबसे ज्यादा प्राप्त जीआई टैग्स की लिस्ट में दूसरा स्थान प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश ने। तमिलनाडु को 55 वस्तुओं में जीआई टैग मिला है, उत्तर प्रदेश को 48 वस्तुओं में जीआई टैग मिला है तथा कर्नाटक को 40 वस्तुओं में जीआई टैग दिया गया है। इस हिसाब से तमिलनाडु नंबर 1 पे है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है और कर्नाटक तीसरे नंबर पर है जीआई टैग प्राप्त करने वाले राज्यों में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की संसद में प्रधानमंत्री फाथी को निष्कासित किया गया है? प्रधानमंत्री फाथी को किस संसद ने निष्कासित कर दिया है? 4 ऑप्शंस हैं, लीबिया, सूडान, जॉर्डन, वेनेजुएला। तो इसका सही जवाब है दोस्तों लीबिया। लीबिया के प्रधानमंत्री फाथी को वहां की संसद ने निष्कासित कर दिया है। ये हैं लीबिया के निष्कासित प्रधानमंत्री फाथी बेसगा, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहां 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किया गया? 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन कहां किया गया, ये प्रश्न है। 4 ऑप्शंस हैं, नई दिल्ली, कहां किया गया और किसने किया। दरअसल ये भी एक प्रश्न जोड़ लें आप कि नई दिल्ली में केंद्रीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, अश्विनी पटेल ने, अमित शाह ने, या इनमें से किसने? तो इसमें दोनों आंसर हैं आपके। नई दिल्ली स्थान है और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? कौन सा देश एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? 4 ऑप्शंस हमारे पास, भारत, उत्तर कोरिया, यूक्रेन और अमेरिका। तो दोस्तों सही जवाब है भारत। भारत एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा। यह है, आप उनका चित्र आप देख सकते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में लुडोविच ओडोर ने किस देश के केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? हाल ही में लुडोविच ओडोर ने किस देश के केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाला है? तो उसका जवाब है दोस्तों स्लोवाकिया। स्लोवाकिया में लुडोविच ओडोर ने केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाला है। या आप उनका चित्र देख सकते हैं लुडोविच ओडोर का, जो स्लोवाकिया की प्रधानमंत्री है, जिन्होंने कार्यभार संभाला है केयर टेकर के रूप में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने कितनी एनबीसी का लाइसेंस रद्द किया है? आरबीआई ने कितनी एनबीसी का लाइसेंस रद्द किया है? 4 ऑप्शंस हैं, 7, 8, 9, 6, 6, 9। तो हमारा सही जवाब है 7। 7 एनबीसी का लाइसेंस रद्द कर दिया है आरबीआई ने। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पेटीएम के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पेटीएम के सीईओ हैं, किसे नियुक्त किया गया है हाल में?
भावेश गुप्ता। इसका सही जवाब है कि भावेश गुप्ता को हाल ही में पेटीएम के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। यह है भावेश गुप्ता जो पेटीएम के नए सीईओ हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस झील में एलिगेटर गार मछली पाई गई है? हाल ही में किस झील में एलिगेटर गार मछली पाई गई है? चार ऑप्शंस हैं, डल झील, सांभर झील, वुलर झील, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों डल झील। जम्मू कश्मीर में एलिगेटर गार मछली पाई गई है। सांभर झील राजस्थान में है, वुलर झील श्रीनगर में है और डल झील वहां पर जो है जम्मू कश्मीर में, वहां पर एलिगेटर गार मछली पाई गई है। यह है एलिगेटर गार मछली, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुंह इसका मगरमच्छ की तरह होता है, इसलिए इसको एलिगेटर कहा गया। हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के समुद्र तट पर पहली बार एक लुप्त प्राय सील एक मछली होती है, देखा गया है? किसके तट पर, किस देश के समुद्र तट पर एक लुप्त प्राय सील देखी गई है? चार ऑप्शंस हैं आपके पास, इजराइल, भारत, रूस, चीन। तो इसका सही जवाब है मित्रों इजराइल। इजराइल के समुद्र तट पर हाल ही में एक लुप्त प्राय सील मछली देखी गई है। यह है सील मछली का चित्र आपके स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है कि फील्ड हॉकी में योगदान के लिए सरपाल सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फील्ड हॉकी में योगदान के लिए सरपाल सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चार ऑप्शंस हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, रूप सिंह पुरस्कार, कालिदास पुरस्कार। तो दोस्तों सही जवाब है द्रोणाचार्य पुरस्कार से सरपाल सिंह को फील्ड हॉकी में सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो चार ऑप्शंस हैं, अर्जुन राम मेघवाल, किरण रिजिजू, स्मृति ईरानी, सत्यपाल मलिक। तो इसका सही जवाब है अर्जुन राम मेघवाल। ये नए कानून मंत्री बने हैं जिन्हें किरण रिजिजू के स्थान पर बनाया गया है। अर्जुन राम मेघवाल के पहले किरण रिजिजू कानून मंत्री थे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 4 दिवसीय संस्कृत कार्य समूह की बैठक शुरू की गई है? हाल ही में कहाँ 4 दिवसीय संस्कृत कार्य समूह की बैठक शुरू की है? चार ऑप्शंस हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो सही जवाब है दोस्तों ओडिशा। ओडिशा में 4 दिवसीय संस्कृत कार्य समूह की बैठक शुरू की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, सीखो कमाओ योजना किस राज्य से जुड़ी है? हाल ही में इस योजना को लागू किया गया है, सीखो कमाओ योजना। तो प्रश्न यह है कि वह किस राज्य से जुड़ी है? चार ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो सही जवाब है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अभी एक नई योजना लागू किया है, सीखो कमाओ योजना। यह है मुख्यमंत्री, एमपी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। आवेदन फॉर्म, पात्रता, लाभ की संपूर्ण जानकारी आपको गूगल पे मिल जाएगी। जो बच्चे 12वीं पास हैं उनको 8,000 रुपये दिया जाएगा। जो बच्चे ITI पास उत्तीर्ण उन्हें 8,500 रुपीज। इसी तरह की बहुत सारी उन्होंने स्कीम्स लगाई है। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा की शूटर अंजुम मौदगिल को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हरियाणा की शूटर अंजुम मौदगिल को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों सही जवाब है अर्जुन अवार्ड। हरियाणा की शूटर अंजुम मौदगिल को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित
किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? हाल ही में अफगानिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? अब्दुल कमीर, बिलावल भुट्टो, मौलाना कल्बे, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है दोस्तों अब्दुल कबीर। अब्दुल कबीर को अफगानिस्तान के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, उसके पहले आप अब्दुल कबीर जो कि अफगानिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं उनको आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। हमारा अगला प्रश्न है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना VRS के तहत किस राज्य पुलिस को 3 महीने के भीतर मोटापा कम करने को बोला गया है? तो सही जवाब है इसका असम पुलिस। असम पुलिस ने सभी पुलिस वालों को, जो पुलिसमैन हैं, उनको 3 महीने के अंदर मोटापा कम करने का आदेश दिया है। अगर वो कर लेते हैं तो ठीक, नहीं उन्हें VRS लेने की सलाह दी गई है कि अगर आप मोटापा कम नहीं कर पाते तो आपको ऐच्छिक सेवानिवृत्ति लेनी होगी। अगला प्रश्न है, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, 20 मई, 19 मई, 18 मई, 17 मई। तो सही जवाब है दोस्तों 20 मई। 20 मई को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है। विश्व मेट्रोलॉजी माप विज्ञान दिवस, दरअसल इसका हिंदी नाम है, हर साल 20 मई को मनाया जाता है, जो 1875 में मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह दिन 20 मई 1875 को पेरिस में मीटर कन्वेंशन नामक अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय भार और माप ब्यूरो, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, BIPM बनाया गया था। इस कन्वेंशन ने विज्ञान और माप के साथ साथ इसके वाणिज्यिक, सामाजिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों में वैश्विक सहयोग के लिए रूपरेखा निर्धारित की। मेट्रोलॉजी का अर्थ है माप विज्ञान। मीटर कन्वेंशन, जिसे मीटर की संधि भी कहा जाता है, एक वैश्विक सुसंगत माप प्रणाली का आधार प्रदान करती है, जो वैज्ञानिक खोज और नवाचार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, औद्योगिक निर्माण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार और वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा को प्रोत्साहित करती है। यह है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड 20 मई को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व मधुमक्खी दिवस, वर्ल्ड बी डे कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस हैं, 20 मई, 19 मई, 18 मई, 17 मई। तो दोस्तों सही जवाब है 20 मई को ही विश्व मधुमक्खी दिवस भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस, वर्ल्ड बी डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस स्लोवेनियाई मधुमक्खी पालन के अग्रणी एंटोन जानसा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। माने एंटोन जानसा ने स्लोवेनियाई मधुमक्खियों को पालन किया था, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। परागण को चिड़ियों, तितलियों, चमगादड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जा रहा है। जैव विविधता पर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन परागकणों के संरक्षण पर भी ध्यान केंद्रित करता है। सन 2000 में COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वर्सेस में अंतरराष्ट्रीय परागकण पहल, इंटरनेशनल पॉलिनेटर इनिशिएटिव शुरू की गई थी। यह पहल कृषि में परागणकों की स्थिरता पर केंद्रित है। मधुमक्खियां सबसे बड़ी परागणकर्ता पॉलिनेटर हैं। वे वर्तमान में निवास स्थान के नुकसान, परजीवियों, बीमारियों, कृषि कीटनाशकों के कारण बड़े खतरों में हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व की लगभग 35% कृषि अभी भी परागकणों पर निर्भर है।
हमारा अगला प्रश्न है, कुकी लैंड की मांग कहाँ की जा रही है? चार ऑप्शन है, मणिपुर, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो सही जवाब है मणिपुर। मणिपुर में कुकी और मैतोई जनजाति के बीच एक आरक्षण को लेकर के हिंसा हुई। उसके बाद कुकी लैंड की अलग मांग पर और जोर दिया जाने लगा। कुकी जोमी विधायकों द्वारा मणिपुर में एक अलग प्रशासन की मांग ने कुकी जोमी जनजातियों और मेउती समुदाय के बीच संघर्ष के बाद ध्यान आकर्षित किया है। एक अलग कुकी लैंड की मांग की उत्पत्ति 1980 के दशक के उत्तरार्ध में हुई थी, जब कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन (केएनओ) कुकी जोमी विद्रोही समूहों का पहला और सबसे बड़ा गठन हुआ। तब से अलग राज्य की मांग समय समय पर उठती रही है। यह है मणिपुर। मणिपुर से कुकी लैंड अलग करना चाहते हैं, ये आप देख रहे हैं। इसमें जो भी गुलाबी क्षेत्र है वो कुकी लैंड है, पूरा मणिपुर है। उसके अगल बगल इस क्षेत्र को अलग करने की वो मांग कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का डिजाइन किसके द्वारा किया गया है? जो नया संसद, पुराना संसद जो बना है उसकी जगह पर भारत सरकार ने एक नया संसद भवन बनाया है। उसका डिजाइन किसने किया है? डॉक्टर विमल पटेल, राम सुतार, सर एडविन लुटियंस और विलियम एमरसन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों डॉक्टर विमल पटेल। विमल पटेल ने नए संसद भवन के डिजाइन तैयार किया है। यह है पुरानी संसद, इसकी जगह पर नई संसद बनाई जा रही है। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम विंग इंडिया 2024 कहां आयोजित किया जाएगा? नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम विंग इंडिया 2024 कहां आयोजित किया जाएगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और नई दिल्ली। तो दोस्तों सही जवाब है हैदराबाद। हैदराबाद में नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम विंग इंडिया 2024 आयोजित किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम का एक रूपरेखा अपनी स्क्रीन पर। हमारा अगला प्रश्न है, क्लाउड कंप्यूटिंग में मल्टी टेनेंसी शब्द क्या संदर्भित करता है? कंप्यूटर का प्रश्न है, क्लाउड कंप्यूटिंग में मल्टी टेनेंसी शब्द क्या संदर्भित करता है? 5 ऑप्शंस हैं इसका। एक साथ कई क्लाउड प्लेटफॉर्म चलाना, अतिरेक के लिए कई क्लाउड सेवा प्रदाताओं का उपयोग करना, कई उपयोगकर्ताओं या संगठनों के बीच कंप्यूटिंग संसाधनों को साझा करना, क्लाउड वातावरण में सुरक्षा की कई परतों को लागू करना, डेटा भंडारण के लिए कई डेटा केंद्रों का उपयोग करना। 5 ऑप्शन है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, जो है कई उपयोगकर्ताओं या संगठनों के बीच कंप्यूटिंग संसाधनों को साझा करना है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परसोत्तम रूपाला ने सागर परिक्रमा यात्रा के 5वें चरण की शुरुआत की है। सागर परिक्रमा यात्रा चरण 5 के आगामी चरण में कौन कौन से तटीय क्षेत्र शामिल हैं? 5 ऑप्शन इसमें भी हैं, मुंबई, अलीबाग और तरकरली, रत्नागिरी, मालवन और वास्को, कन्याकुमारी, पुदुचेरी और चेन्नई, कोलकाता, दीघा और हल्दिया, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है मित्रों बी ऑप्शन है, रत्नागिरी, मालवन और वास्को। सागर परिक्रमा के 5वें चरण में इन तटों को शामिल किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, चक्रवात प्रवाहित म्यांमार की सहायता के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? म्यांमार में अभी जो मोचा नामक तूफान चक्रवात आया था, वहां पर सहायता के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन तूफान, ऑपरेशन मित्र। तो दोस्तों सही जवाब है ऑपरेशन करुणा। म्यांमार में आए तूफान के बाद वहां के हालात के लिए सहयोग करने के लिए
भारत ने ऑपरेशन करुणा चलाया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा के लिए प्रोग्राम पहल की शुरुआत की गई है? तो इसका सही जवाब है मित्रों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा के लिए प्रोग्राम पहल की शुरुआत की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, पारंपरिक खेल कंबाला का संबंध किस राज्य से है? पारंपरिक खेल कंबाला का संबंध किस राज्य से है? 4 ऑप्शंस हैं, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो मित्रों कर्नाटक से है कंबाला राज्य का संबंध, कंबाला खेल का संबंध, क्षमा चाहते हैं, कर्नाटक राज्य से है। हमारा अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम विंग इंडिया 2024 आयोजित किया जाएगा। तो इसका जवाब हम अभी बात कर चुके हैं, हैदराबाद है। हमारा अगला प्रश्न है आपके लिए है दोस्तों, जैसा कि हर वीडियो पर हम आपके लिए एक प्रश्न जरूर देते हैं और उसके आंसर की गुजारिश अपने कमेंट्स बॉक्स में करते हैं और आप उसमें बढ़ चढ़ करके सहयोग भी लेते हैं, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपके लिए प्रश्न है, हाल ही में उद्घाटन किए गए भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुलों में से एक, लंबाई में 570 मीटर, चौड़ाई में 4.2 मीटर तक फैला हुआ है, जिसे आधिकारिक तौर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा खोला गया था। स्काई वॉक पुल कहां जुड़ता है? 4 ऑप्शंस हैं, बल्कि 5 ऑप्शंस हैं हमारे पास। पहला, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन और मरीना बीच, माम्बलम रेलवे स्टेशन और टी नगर बस टर्मिनल, एग्मोर रेलवे स्टेशन और अन्ना नगर बस टर्मिनल, गिंडी रेलवे स्टेशन और अड़यार बस टर्मिनल, वेलाचेरी रेलवे स्टेशन और वडा पलानी बस टर्मिनल। 5 ऑप्शंस हैं, तो इसका सही जवाब है मित्रों बी, माम्बलम रेलवे स्टेशन और टी नगर बस टर्मिनस। चलिए इसका जवाब हमने आपको खुद ही बता दिया। तो आज आपके लिए छुट्टी है, कल संडे है आपके लिए। तो हमने ही बता दिया, आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारे वीडियो को देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और आप ऐसा करते भी हैं। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और विदा लेते हैं और मिलते हैं कल एक नई करंट अफेयर क्लास के साथ। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।